ओके बेटा, सो वी आर डूइंग डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो जब हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कोरिलेशन का, और हमें ये पता लगता है कि -1 से लेकर +1 की रेंज में उन दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप की डिग्री क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे समझ में आएगा। एग्जांपल में लेते हैं टेम्परेचर, और उसके साथ में लेते हैं कॉफ़ी की सेल। अब देखो, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉफ़ी की सेल थोड़ी कम होती जाती है, बिकॉज लोग जनरली जब विंटर्स का टाइम होता है तब कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब टेम्परेचर ज़्यादा हो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा। भी होती है कोल्ड कॉफी। हाँ, ऑप्शंस बहुत हैं। देखो सब्जेक्ट की लिमिट नहीं है। अगर हम एक्सेप्शंस में जाएं तो बहुत ज़्यादा लिमिट है। हम जनरल थ्योरी अगर देखें तो जनरली मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ बेटा टेम्परेचर, दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं कॉफ़ी की सेल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा कुछ डेज लिख देते हैं, अलग अलग डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 डेज ले लेते हैं। लेट्स सपोज मंडे को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को टेम्परेचर इंक्रीज होके हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, वेंसडे को हो गया 31 डिग्री सेल्सियस, और थर्सडे को हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू सी कि टेम्परेचर एग्जैक्टली कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 3-3 डिग्री से। तो चारों दिन टेम्परेचर 3 डिग्री से इंक्रीज। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ ऊपर डेज, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, इट इज डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो जैसे जैसे बेटा डेज बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, 25 डिग्री से टेम्परेचर थर्सडे तक 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ऐसा बेटा हो जाता है समर्स में ना, कोई बड़ी बात नहीं है। समर्स में जब बारिश का टाइम होता है तब टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, और जब सनी डे होता है तब टेम्परेचर एकदम से स्पाइक कर जाता है। तो दिस कैन हैपन। नाउ जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस शेड्यूल में हुई है वो ये हुई है कि एग्जैक्टली टेम्परेचर बेटा बढ़ रहा है कितने कितने डिग्री से, 3-3 डिग्री से। और जो कॉफ़ी की सेल है बेटा वो अब कम होती चली जाएगी, बिकॉज जब 25 डिग्री था तब लोग ज़्यादातर कॉफ़ी पी रहे थे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 कॉफ़ी की सेल हो रही थी एक दिन में। एक पर्टिकुलर शॉप की, सो एंड सो शॉप की 20 कॉफ़ी बिक रही थी एक दिन में। अब ट्यूसडे को उसकी सिर्फ 18 कॉफ़ी ही सेल हुई, वेंसडे को उसकी 16 कॉफ़ी सेल हुई, थर्सडे को उसकी 14 कॉफ़ी की सेल हुई। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर जो है बेटा वो 3-3 डिग्री से बढ़ रहा है, और कॉफ़ी की जो सेल है वो 2-2 यूनिट से कम हो रही है। तो ये जो रेशियो है बेटा ये फिक्स चल रहा है। कैन यू नोटिस कि ये रेशियो मैंने पूरे शेड्यूल में फिक्स लिया है। अब बेटा रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, रियलिटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि दोनों बिल्कुल फिक्स रहे, बट अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा 3 डिग्री से, कॉफ़ी की सेल कम हुई 2-2 यूनिट से थ्रू आउट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो, अच्छा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को एक्सप्रेस करा जाता है विथ स्मॉल आर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज बेटा स्मॉल आर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल आर। अब बेटा स्मॉल आर का की वैल्यू, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, इट विल कम आउट टू बी बेटा -1। मुझे फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा देख के बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को बोल दूँ x और कॉफ़ी को मैं बोल दूँ y, तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि x में और y में कैसा रिलेशनशिप है, तो बेटा पहली बात तो ये कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इकोनॉमिक्स में हम रिलेशनशिप की जगह वर्ड यूज़ करते हैं कोरिलेशन, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस एग्जाम्पल में x में और y में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट बेटा हम कोरिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरीडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, तो गर्मी बढ़ गई, तो कॉफ़ी की सेल जो है वो कम हो गई, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग कॉफ़ी कम पीना प्रेफर करते हैं, ऐसा जनरली होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट एक जनरल एग्जाम्पल हमने लिया है, राइट। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि x में और y में एक नेगेटिव कोरिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर ये इनफैक्ट अगर कम हो और ये इंक्रीज हो तो भी नेगेटिव ही रहेगा बेटा। अगर x में और y में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन रहे तो वो नेगेटिव है, और अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में रिले तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात जो नोटिस करनी है वो ये कि नेगेटिव है। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर 3-3 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है और कॉफ़ी की सेल बेटा 2-2 यूनिट से यहाँ पर कम होती चली जा रही है। तो इसलिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा फॉर्मूला कैसे उसको अप्लाई करा जाता है, जब इस पर्टिकुलर शेड्यूल में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मेरा आंसर डेफिनेटली निकल कर आएगा -1।
क्योंकि रेशियो फिक्स्ड है ना, 3-3 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2-2 यूनिट से कॉफ़ी की सेल जो है वो कम हो रही है। अच्छा, ये क्लियर है। अच्छा, अगर मैं एक चेंज कर दूं, छोटा सा माइनर चेंज लास्ट में, यहाँ पर बेटा अगर मैं 14 की जगह पर यहाँ पर अगर मैं 13 कर दूं, तो क्या मेरा आंसर -1 निकल के आएगा? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ रहा है और कॉफ़ी की सेल यहाँ 2 डिग्री से कम हुई, और सॉरी 2 यूनिट से कम हुई, यहाँ भी 2 यूनिट से कम हुई, यहाँ 3 यूनिट से कम, तो ये कंसिस्टेंसी टूट गई। अब ये जो रेशियो है ये फिक्स नहीं है, तो ये तो मैं पहले हटा ही दूंगा क्योंकि अब ऐसा कुछ रोल नहीं है, तो माई आंसर वोंट बी -1, बट कैन आई से माई आंसर विल बी इन बिटवीन -0.90 टू -1। जस्ट इमेजिन, क्योंकि बाकी जगह तो कंसिस्टेंसी चल रही है ना, बस एक जगह कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, वो है यहाँ पर। तो मेरा आंसर -1 के बहुत क्लोज आएगा। अग्री करते हो इस बात से या नहीं? मेरा आंसर -1 एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट -1 के बहुत क्लोज आएगा, क्योंकि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, बट नेगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ही ब्रेक कर दूं, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मैं लिख दूं, फॉर एग्जांपल 10 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करते हैं 50 लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है? तो अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू -1 आ रही है तो मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब x में और y में जो रेशियो है वो फिक्स चल रहा है, और अगर दोनों में कुछ रिलेशन ही नहीं है तो आंसर विल बी 0। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी हाइट, तो बेटा बच्चों की हाइट का कोई लेना देना नहीं है उनके मार्क्स के साथ। ठीक है, दे आर नो वे रिलेटेड विद ईच अदर, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0 व्हेन यू विल सॉल्व द सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इफ आई विल से कि रेनफॉल और आइसक्रीम में कैसा रिलेशनशिप रहेगा? अगर रेनफॉल बेटा बढ़ेगी तो आइसक्रीम की सेल, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। बट बेटा रेनफॉल और अम्ब्रेला की सेल का कैसा रिलेशन रहेगा? डायरेक्ट। अगर रेनफॉल बढ़ेगी तो अम्ब्रेला की सेल भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। तो पहली बात तो पॉजिटिव और नेगेटिव को समझो। पॉजिटिव तब होगा जब x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, या फिर x भी कम हो रहा है और y भी कम हो रहा है, तो पॉजिटिव है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड ऑन स्टडिंग एंड द मार्क्स दैट यू विल स्कोर, पॉजिटिव। जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, तो ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। करेक्ट। तो बेटा ये सिंपल बातें हैं। तो अब मैं आपको बता, तो अब जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 से लेकर +1 के बीच में, ये बात समझनी ज़रूरी है। ठीक है, आंसर इस रेंज में कुछ भी आ सकता है। तो मैं एक बार ना बेटा स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को अब लिखवा रहा हूँ डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए बेटा मैं एक ना स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। इस स्केल में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो हो सकता है -1 और +1, और बीच में ऑब्वियसली 0। इसके अलावा मेरा और कोई आंसर नहीं आ सकता। मतलब जो मेरा आंसर होगा इट विल लाई बिटवीन -1 टू +1, एंड ऑब्वियसली इफ इट इज कमिंग ऑन दिस साइड लाइक प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर मैं x को मान लेता हूँ डिमांड और y को मैं मान लेता हूँ प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ऐसे क्वेश्चन को, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो नेगेटिव साइड पर निकल के आएगा। तो जो नेगेटिव कोरिलेशन के आंसर्स होते हैं वो इस साइड पर आते हैं बेटा, और जो पॉजिटिव होते हैं जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। अब अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, मान लो प्राइस को मैंने बोला y और मैंने x को बोला क्वांटिटी सप्लाइड, तो मोर प्राइस मोर सप्लाई बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिट मार्जिन, तो सच कोरिलेशंस आंसर विल कम ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इसके आंसर आएंगे बेटा पॉजिटिव साइड पर, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑल राइट बेटा। नाउ अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आंसर 0, -1 या +1 आए। इस रेंज में कोई भी आंसर आ सकता है। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हम इसीलिए तो अप्लाई कर रहे हैं जब हम एक आंसर निकालना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है कि 0 है, -1 है, +1 है, तो फॉर्मूले का रेलेवेंस क्या है फिर? राइट। फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई कर रहा है ना कि हमारा जो आंसर होगा वो इनफैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी आ सकता है, बट येस हम लोग इतनी नॉलेज तो अब जान चुके हैं कि हमारा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है तो मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देख के जज कर लोगे।
कि अगर x बढ़ रहा है और y बढ़ रहा है तो आंसर इस साइड आएगा, और अगर x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है तो आंसर इस साइड आएगा। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन वाले आंसर यहाँ पर आएंगे, सेम डायरेक्शन के आंसर इस साइड आएंगे, ठीक है। और अगर x और y में चेंज आ रहा है और बहुत सिमिलर काइंड ऑफ चेंज आ रहा है, मतलब मान लो कि प्राइस बढ़ा 10 रुपीज़ से, सप्लाई बढ़ी 2 यूनिट से, फिर से प्राइस बढ़ा 10 यूनिट से, सप्लाई फिर से बढ़ी 2 यूनिट से, प्राइस बढ़ा 10 यूनिट से, प्राइस बढ़ा 10 रुपीज़ से, सप्लाई इस बार बढ़ी 3 यूनिट से, तो +1 तो नहीं रहा। अगर लास्ट में भी सप्लाई +2 से बढ़ जाती तो मेरा आंसर आता +1, क्योंकि जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है और जिस रेशियो में सप्लाई चेंज हो रही है, ये रेशियो फिक्स चल रहा है, रेशियो फिक्स है। प्राइस 10 रुपए से बढ़ रहा है, सप्लाई 2 यूनिट से बढ़ रही है, तो इस केस में मेरा आंसर निकल के आता बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर प्राइस 10 रुपीज से बढ़ रहा है और अगर किसी उसी प्रोडक्ट की डिमांड 2 यूनिट से कम हो रही है, दोनों में रेशियो सेम है, तो आंसर क्या निकल के आएगा -1। तो उसमें बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। करेक्ट बेटा। अब अगर प्राइस 10 रुपीज से बढ़ रहा है, सप्लाई 2 यूनिट से कम हो रही है, बट लास्ट में सप्लाई 3 यूनिट से कम हो गई, तो आंसर सॉरी, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ेगी। प्राइस 10 रुपीज से बढ़ रहा है, सप्लाई 2 यूनिट से बढ़ रही है, लास्ट में सप्लाई 3 यूनिट से इंक्रीज होगी, तो इन दैट केस आंसर वोंट बी +1 बिकॉज द रेशियो हैज ब्रोकन, कंसिस्टेंसी टूट गई। बट आंसर आपका +1 के बहुत पास में आएगा, क्योंकि बस एक जगह ही +3 हुआ है, बाकी जगह तो +2 चल रहा था, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो योर आंसर विल बी वेरी क्लोज टू +1। तो कैन आई से योर आंसर विल बी इन बिटवीन 0.90 टू +1। जस्ट इमेजिन कि अगर पूरे शेड्यूल में कंसिस्टेंसी है, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो गई, तो आंसर एक्सट्रीम लेवल के बिल्कुल क्लोज निकल के आएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस माई आंसर विल लाई बिटवीन 0.90 to +1. Then can I say my answer will show a very high degree of positive correlation, very high degree of positive correlation। और अगर प्राइस 10 रुपीज़ से किसी चीज़ का बढ़ रहा है और उस चीज़ की डिमांड 2 यूनिट से पूरे मार्केट में कम हो रही है, लास्ट में 2 यूनिट के बजाय 1 यूनिट से डिमांड कम हो गई, तो पूरे में कंसिस्टेंसी चल रही थी, एक बार कंसिस्टेंसी टूट गई, तो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप रहा वो परफेक्ट नहीं रहा, जो रेशियो था वो टूट गया। अगर पूरे में कंसिस्टेंसी रहती तो मैं लिख देता -1, मुझे फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि लास्ट में 1 यूनिट चेंज हो गई डिमांड की, तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट मैं इतना समझदार हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा आंसर होगा वो -1 के बहुत पास में निकल के आएगा, क्योंकि बस एक जगह कंसिस्टेंसी टूटी है, बाकी जगह पर प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ रहा था, डिमांड 2 यूनिट से कम हो रही थी, बस एक बार 1 यूनिट से कम हो गई, बाकी थ्रू आउट द टाइम 2 यूनिट से कम हुई थी। तो माई आंसर विल बी वेरी क्लोज टू -1, दैट विल बी इन बिटवीन -0.90 टू -1, इस रेंज में आएगा। मतलब -0.91 भी आ सकता है मेरा आंसर -0.92 भी आ सकता है, मेरा आंसर -0.93 भी आ सकता है, बट इट विल बिटवीन दीज। -0.90 भी आ सकता है। अगर -1 आ गया तो मैं बोल दूंगा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, बट आ इसलिए नहीं सकता क्योंकि लास्ट वैल्यू चेंज हो गई डिमांड की। तो बस इस वजह से इस रेंज में मेरा आंसर आएगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए बोलूँगा वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। इस साइड में नेगेटिव चलेंगे, उस साइड में पॉजिटिव चलेंगे। अब अगर कंसिस्टेंसी एक के बजाय 2 जगह ब्रेक हो जाए, मतलब प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ रहा है, सप्लाई जनरली 2 यूनिट से बढ़ रही है, बट 2 टाइम ऐसे आ गए जब सप्लाई 2 यूनिट से बढ़ने के बजाय एक बार 3 यूनिट से बढ़ गई और एक बार 5 यूनिट से बढ़ गई, तो फिर मेरा आंसर +1 के भी पास नहीं आएगा। फिर मतलब बाकी जगह तो कंसिस्टेंसी रही, बट 2 जगह वो कंसिस्टेंसी टूट गई, तो जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, जो मेरा आंसर निकल के आएगा, फिर वो सम वॉट कहा जाता है कि इस रेंज में आएगा, 0.75 से लेकर 0.90 के बीच में, इस रेंज में ही आना चाहिए। मतलब बाकी पूरी जगह कंसिस्टेंसी थी, बट 2 जगह टूट गई वो। मान लो 10 में से 2 जगह कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो फिर वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आएगा। तो उस केस में हाई डिग्री रहेगा, डिग्री हाई है बट वेरी हाई नहीं है,
कि कोरिलेशन तो है प्राइस में और सप्लाई में, बट वो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बोल दूंगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम चीज़ मेरा डिमांड में वैलिड है। अगर प्राइस 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ, 10 बार प्राइस 10 रुपये से बढ़ा, बट डिमांड 8 बार 2 यूनिट से कम हुई, बाकी रिमेनिंग 2 बार में से एक बार 3 यूनिट से कम हुई और एक बार 4 यूनिट से कम हुई, तो इसने काम खराब कर दिया। अब मेरा जो कोरिलेशन है प्राइस में और डिमांड में वो परफेक्ट भी नहीं है, वेरी हाई भी नहीं है। आंसर जो मेरा आएगा वो 0.76 आ सकता है, 0.77 नेगेटिव में आ सकता है, -0.80 आ सकता है, -0.82 निकल के आ सकता है, बट मेरा जो आंसर होगा इट विल लाई बिटवीन दिस रेंज, लाइक -0.75 से लेकर -0.90 तक मेरा आंसर इस रेंज में निकल के आएगा। तो इस रेंज में आंसर आने के लिए मैं बोलूँगा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, नॉट वेरी हाई ओनली। डिग्री तो है कोरिलेशन की, बट बहुत इसमें हाई है, वेरी हाई नहीं है, जस्ट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर बेटा यही कंसिस्टेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ा, सप्लाई 2 यूनिट से ही बढ़ रही थी, बट 10 में से 4 बार जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो वो 2 यूनिट से नहीं हुई, एक बार 3 यूनिट से हो गई, एक बार 4 यूनिट से, एक बार 5 से, एक बार 6 से। तो कंसिस्टेंसी अगर कुछ ज़्यादा ही टूट जाती है, मतलब रहती है, प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट कंसिस्टेंसी कुछ खास नहीं है, तो उस केस में बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट। ठीक है, तो उस केस में जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा, तो आपका आंसर आएगा 0.50 से लेकर 0.75 के बीच में। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ से लेकर इस रेंज में, तो आप बोलोगे कोरिलेशन तो है बट मॉडरेट है, कुछ खास नहीं है, मॉडरेट है, तो मॉडरेट कोरिलेशन। सेम बेटा डिमांड के लिए भी आप लोग समझ जाओ कि प्राइस अगर इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, बट दोनों का रेशियो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। नेगेटिव तो है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, दैट वी ऑल नो, बट दोनों के बीच में अगर रेशियो कुछ खास नहीं बैठ रहा, तो उसमें भी फिर हम बोलेंगे कि वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, हम बोलेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल बेटा। और अगर कंसिस्टेंसी को ज़्यादा ही खराब हो जाए, लाइक 10 बार प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपीज़ से, सप्लाई 10 बार इंक्रीज हुई, जिनमें से सिर्फ वो 4 बार इंक्रीज हुई 2 यूनिट से, बाकी टाइम अलग अलग यूनिट से इंक्रीज हो रही है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, लो डिग्री है कोरिलेशन की। और अगर प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, पॉजिटिव तो है कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ और साथ में सप्लाई भी बढ़ी, बट दोनों का रेशियो कुछ सेट नहीं बैठ रहा। प्राइस तो 10-10 रुपये से बढ़ रहा है, बट जब सप्लाई की बढ़ने की बारी आ रही है तो वो 4 बार तो 2 यूनिट से बढ़ गई, बट बाकी 6 टाइम की जब बारी थी तो वो 2 यूनिट से बढ़ने के बजाय कभी 3 बार से बढ़ गई, कभी 4 बार बढ़ गई, कभी 7-8 बार, तो हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। उस केस में बेटा जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपका आएगा 0.25 से लेकर 0.50 के बीच में, तो आप बोलोगे कि जो कोरिलेशन की डिग्री है वो लो है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली बेटा डिमांड में भी वही चीज़ आपकी वैलिड चलेगी। जब आप कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्राइस और डिमांड का, अगर प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ा 10 बार, डिमांड 4 बार कम हुई 2-2 यूनिट से, बाकी 6 बार जब बारी आई डिमांड कभी 3 यूनिट से कम हो गई, कभी 4 यूनिट से, कभी 5 यूनिट से कम हो गई, तो आप बोलोगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। वहाँ पर लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पर लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और मान लेते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपीज़ से 10 बार, सप्लाई इंक्रीज हुई सिर्फ 3 बार 2 यूनिट से, बाकी 60 टाइम सप्लाई कुछ और इंक्रीज हो रही है, कभी 10 बढ़ गई, कभी 12 बढ़ गई, कभी 3, तो हम बोलेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कि हम बोलेंगे पॉजिटिव तो है, प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है एट द सेम टाइम, बट द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग इज कि कुछ कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, तो हम बोलेंगे कुछ पॉजिटिव तो है बट कुछ खास नहीं है, वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो उस केस में आपका आंसर 0 से लेकर पॉइंट, मतलब मान लो आपका आंसर अगर 0.10 निकल के आ रहा है लेट्स सपोज, या 0.11 निकल के आ रहा है, या 0.15 निकल के आ रहा है, तो आप ये जज कर सकते हो कि एक्स में और वाई में रिलेशन तो पॉजिटिव है, बट वेरी हाई नहीं है, हाई भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, लो भी नहीं है, तो वेरी लो है। तो इसमें आप बोलोगे इट इज़ वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर आप इस साइड में होगे तो वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर
प्राइस 10 रुपीज़ से इंक्रीज करा जाए और डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है, सिर्फ 2 बार डिमांड डिक्रीज हुई 2 यूनिट से, बाकी 8 बार डिमांड कभी डिक्रीज होगी 10 यूनिट से, कभी 10 यूनिट से, कभी 3 यूनिट से, तो उस कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही है। बस इतना बैठ रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो नेगेटिव तो है, तो उस साइड तो आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रेशियो में कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो हम बोलेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अगर कुछ रेशियो नहीं बैठ रहा, बीच बीच में कभी, अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि प्राइस बढ़े तो डिमांड डेफिनेटली कम ही हो। कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ने से मार्केट में डिमांड बढ़ भी जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। तो मार्केट में जनरली बिहेवियर लोगों का ऐसे ही कुछ रहता है। तो उस केस में आंसर आपका 0 निकल के आएगा। आप बोलोगे उस केस में देयर इज नो कोरिलेशन। जब आपको देख के लग रहा है कि कुछ फिट नहीं बैठ रहा है डायग्राम में, या अच्छा डायग्राम भी बताऊंगा मैं। डायग्राम जब आप देखोगे, अगर डायग्राम आपका बिल्कुल ऐसे जा रहा है, आपके 3 पॉइंट्स आए हैं ग्राफ पे, और आपके जो तीनों पॉइंट्स आए हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया है, तो आप बोलोगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी ऊपर गया और वाई भी ऊपर गया। और बेटा दूसरा मैं बताता हूँ, डायग्राम, अगर आपका डायग्राम बेटा नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक दिस, एक्स और वाई यहाँ पर आ गए, अगर आपका डायग्राम डाउनवर्ड स्लोप करता है लाइक दिस, ऐसे अगर आपका डायग्राम आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो इस केस में बेटा आप बोलोगे कि y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है। और उस केस में क्या हो रहा था बेटा, अगर y बढ़ रहा था तभी x इंक्रीज हो रहा था। तो वहाँ पर बेटा जो था, इसमें आंसर आपका बेटा +1 आएगा, इसमें आपका आंसर बेटा -1 आएगा। अच्छा, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर कुछ पॉइंट्स में ऐसे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, अगर मैं कुछ पॉइंट्स समवॉट ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, मतलब x और x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, दोनों के पॉइंट्स कहीं सेटलमेंट नहीं हो रही, तो इसमें r का आंसर क्या आएगा? 0। कुछ कोरिलेशन है ही नहीं, क्योंकि x अगर यहाँ पर है तो y यहाँ पर है, x यहाँ है तो y है, दोनों में कुछ भी कंसिस्टेंसी हो ही नहीं रही। अच्छा, अगर ऐसा डायग्राम बनाया जाए, यहाँ पर बेटा x ले लेते हैं, यहाँ पर y ले लेते हैं, लाइक दिस, दोनों के जो पॉइंट्स हैं, अगर x इतना है तो y इतना है। आई बिलीव कि सब लोगों को मार्क करना तो आता है x और y एक्सिस पे। तो देखो इस पॉइंट का मतलब क्या, इस पॉइंट का मतलब बेटा ये है x इतना है और y इतना है, ठीक है। और बेटा इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पर x इतना है और y इतना है, करेक्ट ना। इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पर x इतना है जहाँ पर है और y इतना है। तो सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए। तो ये सारे पॉइंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि ये जो रेड डॉट्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। सो व्हाट डू दे इंडिकेट? दे इंडिकेट पॉजिटिव कोरिलेशन, दे इंडिकेट पॉजिटिव, क्योंकि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। बट क्या ये परफेक्ट है? ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो रेड डॉट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर तो रेड डॉट्स तीनों लाइन में जा रही थी, तो यहाँ पर r का आंसर 1 आ रहा था। अब यहाँ पर जो r का आंसर होगा वो पॉजिटिव तो जरूर आएगा, बट +1 नहीं आएगा। हाँ, 0 से बड़ा आएगा, 1 से कम रहेगा डेफिनेटली, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, x भी और y भी। हाँ, अगर मैं ऐसा डायग्राम बना के दिखाऊं कुछ, जैसे कि दोनों अगर नीचे की तरफ आए लाइक दिस, नीचे की, हाँ, तो आंसर अगर ऐसे पॉइंट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बेटा इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, या अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है। तो इस केस में जो आपका r का आंसर होगा वो नेगेटिव निकल कर आएगा। तो बेटा अगर डायग्राम को हम देखें, डायग्राम को देख के आप सिर्फ 3 वैल्यूज r की जज कर सकते हो। अगर ऐसा डायग्राम है तो बोलोगे परफेक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि जिस रेट से x बढ़ रहा है वो भी कांस्टेंट है, जिस रेट से y बढ़ रहा है वो भी कांस्टेंट। तो इसीलिए पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और बिल्कुल सेम जा रहे हैं, मतलब कि कंसिस्टेंसी है। और अगर कंसिस्टेंसी से नीचे आ रहे हैं दोनों, तो फिर अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है, या फिर अगर x कम हो रहा है तो y ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो डाउनवर्ड जाता है। डाउनवर्ड जाने का मतलब ये हो जाता है कि नेगेटिव है। और अगर एक ही लाइन में बिल्कुल डॉट्स अगर सिमेट्री में जा रही हैं तो r का आंसर नेगेटिव है, -1। तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर कुछ बैठ ही नहीं रहा, कभी भी x कुछ भी हो रहा है, कभी भी y कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उसमें ऐसे आ जाएगा
ठीक है, किसी बच्चे का वेट यहाँ पर आ गया, उसके मार्क्स आ गए वाई एक्सिस पे, तो इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, इसका वेट इतना है, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, इसका भी वेट उतना ही है, तो क्या कोरिलेशन हो? कुछ नहीं हो। तो इसलिए इसमें कहीं पर कुछ भी आ जाएगा तो ये नो कोरिलेशन है, इसका आंसर 0 निकल के आता है बेटा। ठीक है, और अगर डॉट्स ऊपर की तरफ ऐसे से जा रही हैं, इसका मतलब है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, बट परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो सेम रेशियो में ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर x इतना है तो y इतना है, अगर x इतना हो गया तो देखो y बढ़ गया ना, और अगर x इतना हो गया तो भी y बढ़ गया, और अगर x इतना है तो y इतना है। तो आप देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव में है। और यहाँ पर देखो अगर x इतना है तो y इतना है, अगर x इतना है तो y इतना है, अगर x इतना है तो y इतना है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर x देखो कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, और अगर आप पीछे आओगे तो y ऊपर जाएगा, तभी तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? जितना ये नीचे जाएगा उतना ही आगे जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये भी ऊपर जाएगा। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, इसको बोलते हैं बेटा स्कैटर डायग्राम, इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा मैं बाद में, बट अभी के लिए आई बिलीव आप सबको डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन तो क्लियर हो गया। ठीक है, कोरिलेशन की डिग्रीज क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा बेटा। ये डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन था, इसका स्क्रीनशॉट मैं कर दूंगा बिल्कुल बेटा। इसको मैं स्क्रीन से क्लियर कर रहा हूँ, और मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिग्री, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा कमेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कमेंट। अब एक बार स्क्रीन पर देखो, देखो अगर आपका आंसर बेटा आ रहा है +-1 तो बोलोगे परफेक्ट कोरिलेशन, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर +1 या -1 में आंसर आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट कोरिलेशन है x में और y में। ठीक है, अगर हमारा आंसर आता है बेटा +-0.90 से लेकर +-1 के बीच में, तो हम बोलते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर है तो 1 के पास में ही ना, अगर +-1 के आसपास आंसर तो हम बोलते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद बेटा अगर हमारा आंसर आता है +-0.75 से लेकर +-0.90 तो हम बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हम बोलते हैं हाई डिग्री, वेरी हाई नहीं है, हाई डिग्री है। और बेटा आप लोग मुझे बताओ अगर हमारा आंसर आता है +-0.50 से लेकर +-0.75 तक तो हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट। तो हम बोलते हैं मॉडरेट कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन। ठीक है, देखो और अगर बेटा हमारा आंसर आ रहा है +-0.25 से लेकर +-0.50 तक तो हम बोलेंगे लो डिग्री, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर हमारा आंसर 0 के पास आ रहा है +-0.25 से लेकर 0 तक अगर हमारा आंसर, तो हम बोलेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ, वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर हमारा आंसर बेटा 0 आ रहा है तो कोरिलेशन है ही नहीं। दोनों चीज़ों में लिखने की जगह नहीं है बेटा। मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे तो शायद थोड़ा बेटर दिखेगा। बेटा +-1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, 0 का मतलब हो जाता है बेटा नो कोरिलेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा मैं ग्रुप में डाल दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ना वो टेबल थोड़ा सा लंबा लगता है, स्केल यहाँ से लर्न करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी है कि कहाँ से कहाँ तक आपको क्या कमेंट करना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप कोरिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इनमें से किसी भी रेंज में आ सकता है। तो आपको, हाँ मैंने ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा। तो ये कमेंट करना आना चाहिए। देखो मॉडरेट तो हर बच्चा समझ जाता है, मॉडरेट कोरिलेशन तो हर कोई इजीली समझ जाता है। ठीक है, स्केल कुछ लोगों को स्केल से समझ में आ जाता है जो पहले मैंने बनाया था, कुछ बच्चों को यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको समझ में आया वो आप इसके कमेंट याद करने के लिए रेफ़र कर सकते हो। तो अब बेटा मैं स्क्रीन क्लियर करके एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। दिस वॉज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यू विल बी वेरी लकी इन केस अ क्वेश्चन कम्स फॉर -1, 0 और +1। तो क्योंकि वो आप देख के ही जज कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको जहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका कोरिलेशन -1 है, 0 है, +1 है, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक दो जगह भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो भी आप लकी हो, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में वेरी हाई डिग्री है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। दिक्कत तब आती है जब बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती हैं बीच में। तो नहीं, कभी हमेशा 0 भी नहीं होता। अगर जैसे कि 0.01 भी अगर आ रहा है तो 0.01 में भी लिखना पड़ेगा वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर बिल्कुल 0 आ रहा है तो आता है
बहुत रेयरली। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी अभी 11th स्टैंडर्ड में वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो पता है कुछ बुक्स में तो जो ऑथर्स है वो सिर्फ इतना लिखते हैं, हाई, मॉडरेट और लो। बट मैं बिलीव करता हूँ वेरी हाई और हाई में एक फ़र्क बच्चों को समझाऊँ, क्योंकि वेरी हाई मतलब बेटा 0.90 से लेकर 1 की रेंज में आता है, और हाई आता है 0.75 से लेकर 0.9 तक की रेंज में। फ़र्क है हाई में और वेरी हाई में। ठीक है, कुछ स्कूल टीचर भी ना हाई और वेरी हाई में फ़र्क नहीं बताते, तो वो कमेंट पता होना चाहिए कि हाई कब लिखना है और वेरी हाई कब लिखना है। तो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन बेटा।